यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई है और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा। अन्य जरा मातो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को महिलाओं के साथ किया था वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा मानना है आज हमारे पास 81 एमएलए में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने एमएलए आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है। मैंने मांग किया था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इस पे मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है चूंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और भाषा के आधार पर किया गया है और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं। उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहां उड़ीसा को डी का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि वो क्या होती है उसकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुड़माली र उच्चारण होता है बर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया। इसका मतलब चूंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, उनका शब्दवाली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसलिए उन्होंने र का प्रचलन होना माने धीरे होता चला गया। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए। क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मोड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहां कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहे तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वो अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो काड़ा कहेंगे, भेड़ा कहेंगे, भेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो कोई जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। अन्य जरा मातो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण, मुझे लगता है कि इसी शब्द से ही समाज में हमारे जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों में हमारी स्थिति क्या है ये स्पष्ट पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर
चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पांव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं, इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहां पे आजादी के बाद, तुरंत बाद, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले। इसके लिए बाबा साहेब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है, और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है, और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, ये भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमाह 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे।
लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है, और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को महिलाओं के साथ किया था वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमाह 1,000 रुपए, 2500 रुपए जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि वो उससे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी अबुआ सरकार कर रही है। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वह कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से इस समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और XY गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है
कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे, क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है आज हमारे पास 81 एमएलए में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने एमएलए आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई है और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अनुसूचित जनजाति, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गईं और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनू मुंडा की हत्या। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था। आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, भाषा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी की जब बात आती है तो राज्य की आधी आबादी की बात आती है। मान्य सदस्य, समय समाप्त हुआ। 1 मिनट ओबीसी पे बात थोड़ा किया जाए। ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आज चूंकि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए, तभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।